कार्बोनेट रॉक्स से रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो एसिडिक रिएक्शंस के कारण होती है। कार्बोनेट रॉक्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो मुक्त होती है वो एसिडिक रिएक्शंस के कारण होती है। जो एसिड्स हैं इनका फॉर्मेशन बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन क्रिया के द्वारा होता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके वाटर से रिएक्शन होती है तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये जो कार्बोनिक एसिड है ये आयंस में डिसोशिएट होता रहता है। बाइकार्बोनेट आयंस और ये बाइकार्बोनेट आयंस आगे जा कर के CO3 कार्बोनेट्स के रूप में चेंज होते रहते हैं। एट प्रेजेंट जो सी वाटर है वहाँ पर सी में कार्बन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो मेन सोर्स जो है जहाँ पर कार्बन के भंडार पाए जाते हैं सी वाटर है और ये अधिकतर यहाँ पर आयंस के रूप में पाई जाती है। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आयंस के रूप में। सी और एटमॉस्फेयर के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार एक्सचेंज होता रहता है। सी वाटर में अधिकतर जो CO2 है ये 3 लेवल सी में जो CO2 है 3 लेयर्स में से जो थर्मोक्लाइन रीजन है इसका थर्मोक्लाइन रीजन उसके नीचे उपस्थित होती है और इस कारण इसका एटमॉस्फेयर के साथ जो एक्सचेंज है बहुत ही धीमी गति से होता है क्योंकि ये थर्मोक्लाइन जोन है उसके नीचे उपस्थित होती है। और सी वाटर में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण एल्केलाइन वाटर होता है और इसके कारण जो कार्बोनेट्स हैं इनके विघटन की दर बहुत अधिक होती है। डिसोसिएशन अधिक तेज गति से होता रहता है। दूसरे जो मेन सोर्स हैं कार्बन के एटमॉस्फेयर में उपस्थित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और दूसरा वाटर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन पाई जाती है। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स में भी कार्बन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, लेकिन ये तब तक प्लांट्स को उपलब्ध नहीं होती है जब तक कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनका दहन नहीं होता, कंबशन नहीं होता, तब तक ये प्लांट्स को कार्बन उपलब्ध नहीं होती है। इस फिगर में ग्लोबल कार्बन साइकिल को दिखाया गया है। ये एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ करते हैं और जब ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है इनके रेस्पिरेशन से और डिकेइंग होने से ये फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं CO2 को। तो ये एटमॉस्फेयर की CO2 से कार्बन प्राप्त करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से ये जो प्लांट हैं ये जो CO2 है एटमॉस्फेयर की फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं और इसके बाद जब इन प्लांट्स की डिकेइंग होती है और रिस्पिरेशन के थ्रू ये फिर से एटमॉस्फेयर में CO2 को रिलीज़ करते हैं। और इसके अलावा जो एनिमल्स हैं इनके रेस्पिरेशन से और डिकेइंग होने से एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज होती है।
और इसके अलावा जो प्लांट्स हैं इनके जब फॉसिलाइजेशन हो जाता है, इसी तरह से एनिमल्स का भी फॉसिलाइजेशन हो जाता है, तो इनसे धीरे धीरे कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। और ये जब कोल और पेट्रोलियम का कंबशन होता है और इससे भी एटमॉस्फेयर में एसिड रेन्स के रूप में CO2 ऐड होती है, रिलीज होती रहती है। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है, इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स के रूप में जो एनिमल्स के शेल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है उसमें, और ये एसिड रेन्स के द्वारा प्राप्त होती है। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है ओशियन में कार्बोनेट्स के रूप में होते हैं, और ये कार्बोनेट्स धीरे धीरे लाइमस्टोन की रॉक्स के रूप में पाए जाते हैं, जिनसे इनकी वेदरिंग होने से ये कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के रूप में सी वाटर में उपस्थित होती है या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी उपस्थित होती है। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन कार्बन साइकिल। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन कार्बन साइकिल। देखो कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं जो कि कार्बन साइकिल को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले एक्टिविटी है ह्यूमन बींग्स की बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग के द्वारा कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स होते हैं? कोल, वुड, इनकी बर्निंग के द्वारा एटमॉस्फेयर में लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 ऐड होता रहता है। CO2 की बहुत अधिक मात्रा एटमॉस्फेयर में ऐड होती रहती है। और दूसरा प्लांट्स और ट्री। ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, जो ट्रीज़ एंड प्लांट्स हैं इनको रिमूव करके इनकी जगह जो शहरीकरण हो रहा है इनमें बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो जो ट्रीज़ और प्लांट्स हैं इनका साफ़ करते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं। तो इससे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है कि जो ट्रीज़ हैं ये CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर ये नहीं रहेंगे ट्रीज़ और प्लांट्स तो एटमॉस्फेरिक CO2 बढ़ जाएगी। एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये जो दो एक्टिविटीज़ हैं इनके कारण क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो जिससे क्या हो रहा है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है अर्थ पर ये भी बढ़ता जा रहा है। इसको CO2 की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इन्हेंस हो रहा है। ये क्या करता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। और इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से डिसरप्ट ग्लोबल फूड प्रोडक्शन। ग्लोबल फूड प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है और जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं वो भी धीरे धीरे इन पर भी प्रभाव पड़ने से जो एक बैलेंस बना हुआ था डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। टेम्परेचर जो पहले वाला नॉर्मल टेम्परेचर था, टेम्परेचर में भी चेंज आ रहे हैं और प्रेसिपिटेशन का पैटर्न चेंज हो रहा है और सी लेवल बढ़ता जा रहा है।
क्योंकि क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इंफ्रारेड्स को एब्जॉर्ब करती है। तो इस CO2 की कुछ मात्रा अर्थ को गर्म करने के लिए आवश्यक है, और परंतु लेकिन जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो सोलर रेज हैं अर्थ पर आ तो जाती हैं, परंतु ये कार्बन डाइऑक्साइड के इस तरह के दूसरी ओर वापस नहीं जा पाती हैं। तो जो अर्थ से रिफ्लेक्टेड होती हैं हीट रेज, सोलर रेज, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वापस से नहीं जा सकती हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी बढ़ा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और सारा जो बैलेंस बना हुआ था वो डिस्टर्ब होता जा रहा है, सी लेवल भी बढ़ता जा रहा है।